गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट राजोपुर 2 में। यह आपका विद्युत धारा का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में आपको विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात प्रतिरोधकता तक बता चुके थे। इस वीडियो में वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आज जानेंगे विद्युत चालकता के बारे में। विद्युत चालकता किसी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उसका क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का क्या कहते हैं? चालकता। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। चालकता बराबर हो गया 1/प्रतिरोध। चालकता का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है ओम इनवर्स। देखिए ऊपर में 1, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, तो इससे बना ओम इनवर्स। इसी को एक और नाम से जानते हैं, महो के नाम से। अब इसका बीमीय सूत्र की बात करेंगे तो इसका बीमीय सूत्र होता है m पर पावर -1, l पर पावर -2, t पर पावर 3, a पर पावर 2। अब चलते हैं विशिष्ट चालकता पर। जिस प्रकार से यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते थे या चालकता कहते थे, इसी प्रकार से इसमें विशिष्ट चालकता में क्या होगा? तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता बराबर हो जाता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट चालकता को हम सूचित करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा बराबर हो गया 1/रो। अब इसमें देखिए सिग्मा बराबर हो जाएगा E²n/m। सिर्फ रो का मान यहाँ पर रखे, या सिग्मा बराबर हो जाएगा Ne/μe। अब यहाँ पर देखिए म्यू ई क्या है? तो ये है मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता। उसके बाद सिग्मा बराबर ये भी होता है J/E। जे क्या है? तो धारा घनत्व, ई क्या है? तो विद्युत क्षेत्र। इसका एसआई मात्रक होता है ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या इसी को ऐसे भी पढ़ सकते हैं महो इनवर्स, या इसी को ऐसे पढ़ सकते हैं महो मीटर इनवर्स। चलिए अब आते हैं अतिचालक। अब देखिए कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको कम ताप पर ले जाया जाता है तो उसका प्रतिरोधकता हो जाता है 0, और इसी घटना को बोला जाता है चालकता। परंतु ऐसे जो भी पदार्थ बिहेव करता है उसी पदार्थ को बोला जाता है अतिचालक। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता 0 हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। कम ताप पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के 0 हो जाने की घटना को अतिचालकता कहते हैं। जिन पदार्थों में यह घटना होती है उन्हें अतिचालक कहते हैं। और ऐसे कुछ पदार्थ का नाम दे दिए जिसके साथ ये घटना घटती है, जैसे पारा 4.2 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोधकता 0 हो जाता, मतलब यह अतिचालक की तरह व्यवहार करता। इसी प्रकार से द्रव, हीलियम, धात्विक टिन, नियोबियम, ये सब क्या है? अतिचालक। लेकिन ये हमेशा अतिचालक नहीं होते, कुछ निश्चित तापमान पर ये ऐसा बिहेव करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको बता चुके हैं विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट चालकता। अब उससे कुछ प्रश्न पूछा जाता है, जैसे प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोधकता से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कोई तार है, उसके लंबाई को या तो बढ़ाएंगे या उसके लंबाई को घटाएंगे, तो उसका जो नया वाला प्रतिरोध होगा वह थोड़ा सा प्रभावित होता है। और किस प्रकार से प्रभावित होता है या किस प्रकार से विचलित होता है, इससे संबंधित शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्टकट मेथड देखेंगे। अब इसमें देखिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई चालक तार है, ये मान लेते हैं कोई चालक तार है और इसके लंबाई को अभी मान लेते हैं L है। अब इसका जो प्रतिरोध है ये R है। अब क्या कहता है कि इसको खींचकर अब इसके लंबाई को L' कर दिया जाता है, तब इसका प्रतिरोध हो जाता है R'। तो इन दोनों में आखिर क्या संबंध होगा? तो यहाँ पर देखिए R'/R
बराबर होता है एल डैश बटे एल का होल स्क्वायर। आर डैश बटे आर डैश बटे आर बराबर होता है एल डैश बटे एल का होल स्क्वायर। इसी से हम ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ई नया जो लंबाई है ये पुराने तार के लंबाई से n गुना है, मतलब n l के बराबर है। इसकी लंबाई अगर l था तो यह हो गया n l, मतलब इससे n गुना कर दिया गया है। जैसे 2 गुना मिलेगा, 3 गुना मिलेगा, 4 गुना मिलेगा, तो यहाँ पर मान लेते n गुना कर दिया गया। तो और आपको यहाँ पर ये पहले से मालूम है कि एल डैश बट आर डैश बटे आर बराबर होता है एल डैश बटे एल का होल स्क्वायर। तो अब की बार एल डैश की जगह पर लिखेंगे एन एल, बटा के नीचे में लिखेंगे एल इसका होल स्क्वायर। तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर कितना एन स्क्वायर। तो आर डैश का मान निकालेंगे तो आर डैश बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर आर, मतलब अब की बार इसका जो प्रतिरोध होगा वह एन स्क्वायर आर के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट इसी में देखते हैं। कहता है कि जब तार के अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या दिया, मतलब अनुप्रस्थ काट का त्रिज्या दिया हुआ हो, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये एक चालक तार है। अब इसके त्रिज्या को हम मान लेते हैं यहाँ पर R, और इसके प्रतिरोध को मान लेते हैं R। इसके त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल r और इसके प्रतिरोध को मान लेते हैं कैपिटल R। अब इसमें देखिए इसकी लंबाई को बढ़ाएंगे या इसकी लंबाई को घटाएंगे। अगर इसके लंबाई को बढ़ाते हैं तब पर भी त्रिज्या प्रभावित होगा, और इसके लंबाई को घटाएंगे तब पर भी त्रिज्या प्रभावित होगा। तो चलिए कुछ भी करेंगे, तो मान लेते हैं कि अब इसको थोड़ा सा लंबाई को बढ़ा देते हैं। लंबाई को बढ़ाने पर अब जो इसका त्रिज्या हो रहा है वह हो रहा है, मान लेते हैं कि आर डैश हो रहा है, और इसका जो अब नया प्रतिरोध बन रहा है मान लेते हैं आर डैश बन रहा है। होती है देखिए आर डैश बटे आर बराबर होता है आर स्मॉल आर बटे स्मॉल आर डैश पर होल पावर 4। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अब कह देता है कि त्रिज्या नया वाला जो बन के आया है वह पुराने त्रिज्या से n गुना है। तब इसमें देखिए अगर हम मान रखते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा आर डैश बटे आर बराबर आर बटा के नीचे हो जाएगा एन आर और इस पे पावर हो जाएगा 4। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर डैश बटे आर बराबर हो जाएगा 1 बटे एन पर पावर 4। तो आर डैश बराबर हो जाएगा 1 बटे एन पर पावर 4 इंटू आर। तब नया वाला जो प्रतिरोध होगा आर डैश वह पुराने प्रतिरोध के 1 बटे एन पर पावर 4 के बराबर होगा। अब जैसे इसमें देखिए दिया हुआ है, कहता है किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि इसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। किसी तार का प्रतिरोध 8 ओम है, यदि उसकी लंबाई 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध होगा। मतलब यहाँ पर देखिए R का मान दिया हुआ है 8 ओम, N का मान दिया हुआ है 3। अब नया वाला जो प्रतिरोध है इसका मान निकालना है। तो चूँकि इससे भी आप आराम से निकाल सकते हैं, चूँकि आपको पता है कि R डैश जो होता है यह होता है N स्क्वायर R के बराबर, इसलिए यहाँ पर R डैश बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 8, 3 का वर्ग 9 और उसके बाद ये 8, 9 8 72। इसका आंसर हो जाएगा 72 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है किसी चालक तार का प्रतिरोध R है, इसे पिघलाकर इसकी लंबाई को n गुना करने पर इसका नया प्रतिरोध होगा। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिरोध दिया हुआ है R, कितना गुना करना है तो n गुना करना है, मतलब ये एक चालक तार है और इसका प्रतिरोध दिया हुआ है R। अब इसमें चालक की लंबाई को मान लेते हैं n। अब कहता है इसको पिघलाकर इसकी लंबाई को n गुना करना है, मतलब अब इसकी लंबाई हो जाएगा n l। तब इसका जो प्रतिरोध होगा ये पूछा जा रहा है। तो चूँकि आपको यहाँ पर पता है कि R डैश बटे R
बराबर होता है एल डैश बट्टे एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए हो जाएगा आर डैश बट्टे आर बराबर एल डैश की जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे तो एन एल बट्टे एल इसका होल स्क्वायर। तो एल से एल कट जाएगा तो हो जाएगा आर डैश बट्टे आर बराबर एन स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आर डैश बराबर जो होगा वह होगा एन स्क्वायर आर के बराबर। मतलब इसमें नया वाला जो प्रतिरोध बनेगा वह कितना बनेगा तो एन स्क्वायर आर के बराबर बनेगा। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अब देखिए इसी में जैसे कार्बन प्रतिरोध होता है तो कार्बन प्रतिरोध कहता है विद्युत परिपथ का प्रतिरोध काफ़ी उच्च होता है जिसे प्राप्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। कार्बन प्रतिरोध में बेलनाकार बर्तन होता है जिस पर 4 रंगीन पट्टी होती है। कुछ इस प्रकार से ये बेलनाकार बर्तन पर 4 रंगीन पट्टी होती है। अब इसमें देखिए 4 रंगीन पट्टी होती है तो इसका क्या मतलब होता है इस बात को जानते हैं। तो प्रथम 2 पट्टी जो होती है वह सार्थक अंक को सूचित करता है। तीसरा पट्टी जो होता है वह गुणांक को सूचित करता है। चौथा पट्टी जो होता है त्रुटि सीमा को सूचित करता है। अब देखिए इसका कलर कोडिंग, इस पे जो रंगीन पट्टी रहता है उसका मतलब क्या होता है, उसको कैसे कलर कोड किया गया है। तो इसके लिए एक ट्रिक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। अब इसमें देखिए जिसके नीचे लाल का चिन्ह लगा दिया, इसी से सिर्फ मतलब है, बाकी सबसे हमको इसमें कुछ खास मतलब नहीं है, बस उस सेंटेंस को ठीक करने के लिए वैसे लिखा गया। अगर हम इसमें देखेंगे तो जैसे बी है, बी का मतलब होता है ब्लैक काला, फिर बी है इसका मतलब ब्राउन, आर है रेड, ओ है ऑरेंज, वाई है येलो, जी है ग्रीन, बी है ब्लू, बी है वायलेट, जी है ग्रीन ग्रे, उसके बाद डब्लू है वाइट। अब इसके अलावा 3 कलर और होता है गोल्डन, सिल्वर और नो कलर, मतलब 2 कलर होता है, एक में ऐसे खाली छोड़ दिया जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो कुल मिलाकर इसका क्रमांक हो गया 13 तक। और इसमें संकेत के हिसाब से इस पे जो कलर का मतलब था वो लिख दिया। अंक 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुणांक हम बात करेंगे 10 पर पावर 0 से स्टार्ट होता है और 10 पर पावर 9 तक लिखना होता है। और उसके बाद त्रुटि सीमा में अगर हम देखेंगे तो त्रुटि सीमा ऊपर किसी का नहीं होता, सिर्फ होता है नीचे वाला गोल्डन, सिल्वर और नो कलर का। अगर गोल्डन होता है तो उसमें त्रुटि सीमा होती है ±5%। अगर सिल्वर होती है तो उसमें होता है ±10%। अगर कोई कलर नहीं रहेगा तो उसमें होता है ±20%। जैसे एक एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल में ये देखिए कार्बन प्रतिरोध का मान बना दिए। कार्बन प्रतिरोध है, कार्बन प्रतिरोध में 4 पट्टी, प्रथम पट्टी, द्वितीय पट्टी, तृतीय पट्टी और चतुर्थ पट्टी। प्रथम 2 पट्टी क्या है तो लाल है सफ़ेद है, प्रथम 2 पट्टी लाल और सफ़ेद है। और आपको पता है कि प्रथम 2 पट्टी जो होता है वह सार्थक अंक को सूचित करता है। सार्थक अंक का मतलब हुआ अंक को सूचित करता है। तो अगर हम अंक में पोजीशन देखेंगे, जैसे पहले क्या था लाल, अब यहाँ पर देखिए लाल कितना, लाल के लिए कितना अंक यहाँ पे है 2, तो देखिए लाल के लिए 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए। उसके बाद एक और कलर लेना है क्योंकि प्रथम 2 पट्टी लेना है हमको, प्रथम 2 पट्टी। उसके बाद क्या है सफ़ेद, सफ़ेद के लिए देखिए यहाँ पर कौन सी है 9, तो यहाँ पर लिख दिए 2 और 9, 2 और 9। ये हो गया किसके लिए, ये हो गया सफ़ेद के लिए। अब इसमें देखिए गुना, तीसरा पट्टी जो होता है वह गुणांक को सूचित करता है। तो गुणांक में तीसरा पट्टी है नीला, तो नीला देखिए आपको यहाँ पर मिल रहा है कितना में 6, तो गुणांक इसका कितना है तो 10 पर पावर 6, तो गुना कर दिया 10 पर पावर 6। अब इसमें देखिए चौथा पट्टी क्या है, तो चौथा पट्टी है चांदी, और चांदी का जो होता है यहाँ पर त्रुटि सीमा ±10%, इसमें लगा दिया ±10%, तो इसका मान ये हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, शेष भाग को अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।